हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, परमाणु और अणु। ठीक है, मैं इसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग दोनों वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम और समझेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। देखिए, अगर आप इस नाम से देखेंगे तो नाम लिखा है स्थिर अनुपात, यानी जो यौगिक है ना, यौगिक के अंदर जो तत्व होंगे है ना, उनका भार का अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। यानी इसका डिफिनीशन कह सकता हूँ कि ऐसे शुद्ध रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है। आ रहा समझ में ना। यानी ऐसे शुद्ध रासायनिक पदार्थ जिनके अंदर उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है, उसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के बारे में सबसे पहले 1799 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.L. प्राउस्ट। क्या नाम था? J.L. प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में ये चीज़ें बताया था। क्लियर? कि स्थिर अनुपात का नियम भी होता है। ये बात मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, लिखा है कि 1799 ईस्वी में इसे J.L. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का दिया। ठीक है ना। यानी 1799 ईस्वी में J.L. प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ये स्थिर अनुपात के नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में, है ना, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है? भारों का जो अनुपात होता है ना, वो निश्चित होता है। जैसे मैं बात करूं H2O यानी जल का ये सूत्र है। अगर आप देखोगे तो H2O 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यानी ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। अब आप देखोगे कि चाहे ये जल कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे समुद्र से, वर्षा से, नदी से या तालाब से, आप जल को कहीं से भी प्राप्त करते हो और उस जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप अनुपात देखते हो भारों का, तो उसका हमेशा अनुपात 1:8 आएगा। क्या आएगा? 1:8 आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये 1:8 आएगा। तो आप, आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जो H2O है ना, यानी जो जल है, इसमें तत्वों का जो भार है ना, वो हमेशा बराबर ही होता है। देखिए, हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात बताना है। देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं तो 2, H2O। सुनिए, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। कितना होता है? भार 1 होता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ परमाणु भार की। तो हाइड्रोजन का होता है 1। अब कितने हाइड्रोजन है तो 2 है, तो 2 × 1 समंदे। क्लियर? देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार कितना होता है तो 16 होता है। कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 2 समंदे 16। क्लियर? अब इसको काटिए, 2 8 16, यहाँ पे क्या बचा है? 1, यानी 1 समंदे 8। आ रहा समझ में? ठीक है, तो जल के अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ना, वो हमेशा 1:8 के रूप में होता है। मैंने आपको दिखाया कि ये कहाँ से आया 1:8। अब चलिए, इसी स्थिर अनुपात के नियम पर मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए, स्थिर अनुपात के नियम पर ना एक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक प्रयोग में
1.53 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म हाइड्रोजन है ना, को गर्म हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर 1.27 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन के द्वारा कुछ चीज़ें अवशोषित कर ली जाती है और मात्र 1.27 ग्राम कॉपर को रखा जाता है यानी दिया जाता है। क्लियर? चलिए, एवं एक अन्य प्रयोग हुआ, दूसरा प्रयोग हुआ जिसमें 3.06 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म किया गया तो हाइड्रोजन के द्वारा न अपचयन करने पर 2.54 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। तो सिद्ध कीजिए कि स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन करता है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, 1.53। तो लिखूंगा CuO कितना है, 1.53 ग्राम। अगर इसको गर्म किया गया है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तो क्या प्राप्त हुआ है, कॉपर प्राप्त हुआ है 1.27 यानी Cu प्राप्त हुआ है 1.27 ग्राम। एक बात बताइए, गर्म किसको कहा गया था, CuO को। प्राप्त हुआ है सिर्फ कॉपर, मतलब क्या नहीं प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन। क्या नहीं प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन। तो लिखूंगा ऑक्सीजन की मात्रा है ना, यही तो प्राप्त करना है, ऑक्सीजन की मात्रा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा इसमें आप निकालोगे यानी O, तो क्या होगा, अगर पूरे Cu2O में से अगर ये CO माइनस कर दूं तो ऑक्सीजन पता चल जाएगा ना, ऑक्सीजन कितना बाहर निकला है ये तो पता चल जाएगा ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड में जितना है उसमें से कॉपर ही सिर्फ मिला है, मतलब कि ऑक्साइड उड़ गया है। तो कितना ऑक्साइड उड़ा है घटाने से पता चल जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1.53 माइनस 1.27, तो कितना आ जाएगा 1.53 1.27, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 4.2 यानी 0.26, कितना 0.26 ग्राम जो है क्या हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये पहला प्रयोग था। कौन सा था, पहला प्रयोग था। तो पहला प्रयोग में समझ लेते हैं कि ये कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है ना, यानी Cu अनुपात O कितना है। तो बताइए ना, Cu कितना है 1.27, तो 1.27 अपान ऑक्सीजन कितना है O, तो 0.26, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 127/26, ये हो गया। पहले प्रयोग में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात जो है ना कि 127/26 आ रहा है। तो दूसरा प्रयोग अब देखते हैं, दूसरा प्रयोग क्या हुआ है। एक अन्य प्रयोग में 3.06 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया है, यानी Cu2O कितना लिया है 3.06 ग्राम। चलिए, इसको भी हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित किया जाता है, तो इसमें कॉपर कितना मिलता है 2.54। तो लिख दूंगा Cu बराबर 2.54 ग्राम। तो बताइए इसमें भी ऑक्सीजन उड़ गया है, तो कितना ऑक्सीजन उड़ा है ये निकालना पड़ेगा। तो लिखूंगा ऑक्सीजन की मात्रा है ना, यानी O बराबर कितना, तो कॉपर क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है उसमें से अगर कॉपर घटा दूं तो पता चल जाएगा। तो लिखूंगा 3.06 माइनस 2.54, इसको घटा देंगे तो क्या होगा 3.06 और 2.54, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यानी 0.52 आएगा ना, 0.52, तो 0.52 लिख दूंगा 0.52। चलिए, अब इनका अनुपात बताना है, किसका, कॉपर और ऑक्सीजन का। तो लिखूंगा Cu और O। अब बताइए कॉपर कितना है 2.54
बटे ऑक्सीजन कितना आया है 0.52, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आया 254/52 कट जाएगा 2 से, 26 दूना 52 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी आया 127/26। ऊपर भी आया था पहले प्रयोग में 127/26 और दूसरे प्रयोग में भी आया 127/26। तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन करता है। तो लिख दूंगा हाँ, यह स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन करता है ना। स्थिर अनुपात के नियम का क्या करता है, सत्यापन करता है। क्लियर। तो ये था हमारा जो कि स्थिर अनुपात का नियम और उस पर संबंधित मैंने क्वेश्चंस कराया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मैं आपको ऐसे ही बेहतर से बेहतर आपके लिए ही वीडियो लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।